गुड मॉर्निंग दोस्तों। एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और अब हमारा चलेगा गढ़वाल का पवार वंश। आज गढ़वाल का पवार वंश पार्ट 1 है और इससे आज हम गढ़वाल के पवार वंश को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने चंद वंश जो था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। पिछली वीडियो में हमने चंद वंश का प्रशासन देखा, उसके आय के स्रोत देखे, उसके कुछ कुछ 36 प्रकार के टैक्स हमने देखे। तो हमने देखा कि किस तरीके से सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की, धीरे धीरे बढ़ा, फिर लास्ट में चंद्रवंश का पतन हो गया। ये सारी चीजें हमने देखी। और आज हम चलते हैं गढ़वाल के पंवार वंश की साइड। तो गढ़वाल का पंवार वंश, इसको हम देखते हैं। तो थोड़ा मैप के हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी पौड़ी आएगा, कभी टिहरी आएगा, इस हिसाब से तो वो हम देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं गढ़वाल की साइड। तो गढ़वाल में चला हमारा पंवार वंश। जैसे हमने देखा था चंद वंश में, हमने देखा कि प्रयाग के झूसी नामक स्थान से, प्रयाग से कौन आया था? सोमचंद आया था। और सोमचंद के बारे में हमने देखा कि काली कुमाऊं का जो अंतिम राजा था ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव की पुत्री से किसका विवाह हुआ? सोमचंद का विवाह हुआ। और सोमचंद को कौन सा वाला एरिया मिल गया? चंपावत वाले एरिया में राजभूंगा के किले से सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। ये हो गया चंपावत। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम चलते हैं गढ़वाल का पंवार वंश। गढ़वाल में जो दूसरी शक्ति चली, गढ़वाल का पंवार वंश। तो कत्यूरी जो प्रशासन था, कत्यूरी प्रशासन के बाद जो गढ़वाल में राजनीतिक शक्ति बड़ी बन के उभरी, वो बड़ा पंवार वंश। तो हमने ये देखा था कि अब हम चलते हैं कि हमने गढ़वाल में जो थे 52 गढ़ थे, और इन 52 गढ़ों के 52 गढ़पति थे, जो राजा थे। कुल मिला के छोटे मोटे जो गढ़ थे उनका जो गढ़पति थे। तो इन 52 गढ़ों में एक गढ़ जो था वो था चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़। और चांदपुर गढ़ जो था वो कहाँ था? ये चमोली वाले एरिया में था। ये हो गया चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ का जो गढ़पति था वो था भानु प्रताप। भानु प्रताप। तो ये चीजें हमने देखी। तो अब गढ़वाल का पंवार वंश की स्थापना सन 888 एडी में होती है। जैसे हमने देखा कि सन 700 से 1790 तक क्या चला? चंद वंश चला। 1790 में जब हमने देखा कि गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया, तो चंद वंश का पतन हो गया। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। चंद वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चले गढ़वाल में पंवार वंश की साइड। तो पंवार वंश का हम अगर स्टार्टिंग देखें, तो जैसे हमने सोमचंद का देखा कि प्रयाग के झूसी नामक स्थान से आया था, प्रयाग के। तो वही अब होता है कनकपाल, जो था चंद वंश। ये गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना संस्थापक माना जाता है कनकपाल। तो बोला जाता है कि कनकपाल जब गढ़वाल की यात्रा पे आया था, तो जो हमारा था चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़ का जो गढ़पति था भानु प्रताप, उसकी बेटी से उसने अपनी बेटी से किसका विवाह कर दिया? कनकपाल का विवाह कर दिया। तो ये चीजें हमने चंद वंश में भी देखी थी कि जब सोमचंद आया तो वही ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। उसे क्या दे दिया था? चंपावत। तो यही जो हमारे कनकपाल जी आए थे, उनके साथ भी यही हुआ। वो गढ़वाल की यात्रा पर आए, और जो भानु प्रताप थे, 52 गढ़ों में जो एक गढ़ था चांदपुर गढ़, जो कहाँ है? चमोली में। तो चांदपुर गढ़ में जो भानु प्रताप थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? कनकपाल से कर दिया। और यहाँ एक नए वंश की स्थापना होगी। कौन से वंश की होगी? पंवार वंश। पंवार या परमार वंश भी इसी को बोलते हैं। तो गढ़वाल में एक नए वंश की सन 888 में स्थापना कर दी। किसने कर दी? कनकपाल ने। अब कनकपाल का हम देखें, कनकपाल के बारे में बोला जाता है कि वो कहाँ से आया था। तो स्टार्टिंग में जब हमने देखा, तो कनकपाल के बारे में बताया गया है कि वह धार नगरी से आया था। कहाँ से आया था? धार नगरी से। फिर उसके बाद पहले जो किताबें थी उनमें यही आता है कि धार नगरी से आया, धार नगरी से जो कनकपाल जी वो आए। और उसके बाद सन 2004 में जब चांदपुर गढ़ का खनन हुआ, 2004 में, सन 2004 एडी में चांदपुर गढ़ का क्या हुआ? खनन हुआ। मैंने यहाँ रिसर्च हुई 2004 में। फिर 2004 में जब इसकी रिसर्च हुई, तब बताया गया कि भाई साहब कनकपाल तो कहीं और से आए हैं। तो बताया गया कि कनकपाल जो था फिर ये गुर्जर प्रदेश, उसके बाद बोला गया कि जो कनकपाल आया ये गुर्जर प्रदेश से आया, गुर्जर प्रदेश से। और ये गुजरात वाला एरिया में, और इसके साथ जोड़ा गया फिर मालवा। तो कुल मिला के अगर हम देखें शॉर्ट में कि जो कनकपाल था वो आया कहाँ से था?
तो गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया। अगर गुजर मालवा की बात करें हम, तो मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान इन चीजों में फैला है। और अगर हम गुज्जर प्रदेश की बात करें तो ये गुजरात वाला एरिया माना गया। तो अगर इन शॉर्ट में देखें तो हम तो ये वाला जो एरिया हो गया, इस वाले एरिया से कौन आया था? कनकपाल। कनकपाल। तो अब हमने देख लिया कि भानु प्रताप की बेटी से किसका विवाह हो गया? कनकपाल का विवाह हो गया, और चांदपुरगढ़ से उसने परमार वंश की स्थापना की। अब हम देखते हैं परमार वंश के बारे में। तो परमार वंश, जो गढ़वाल का परमार वंश था, गढ़वाल का परमार वंश, परमार वंश स्थापना देख लिया हमने सन 888 में किसने की? कनकपाल ने। 888 एडी में की किसने? कनकपाल। कनकपाल। अब पहला राजा हो गया हमारा कनकपाल। टोटल जो गढ़वाल का पवार वंश था, इसमें हुए 60 राजा हुए। तो 60 के 60 राजा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो या जिन्होंने कुछ कार्य किया हो, उसके बारे में हम देखते हैं। तो कनकपाल का हमने देख लिया। कनकपाल के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि उसको धार नगरी गुजरात के बाद से बताया गया कि गुजरात से आया। फिर उसके बाद हमने देखा कनकपाल के बारे में कि फिर जब 2004 में चांदपुरगढ़ का उत्खनन हुआ, ये गढ़ जो उसका है, किसका था? कनकपाल का जो गढ़ था, जब उसका उत्खनन हुआ तो फिर उसमें मिला कि ये गुज्जर प्रदेश से आया था, गुजरात और मालवा वाले एरिया से आया था। अगर मालवा वाले एरिया देखे हैं तो राजस्थान, गुजरात, वो वाला जो एरिया आता है उससे ये आया था। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान जो मालवा का एरिया है। तो अब चलते हैं हम कनकपाल की साइड। तो कनकपाल ने ज्यादा कुछ कार्य किया नहीं, बस जो पवार वंश था, पवार वंश की स्थापना की किसने? कनकपाल ने। अब उसके बाद आता है सुरतीपाल। अगर दूसरे राजा की बात हम करें तो आता है सुरतीपाल। तो सुरतीपाल के बारे में बोला जाता है कि एक सकंड गांव है, वहां से इसका एक क्या मिला है? अभिलेख मिला है। कुछ अपनी जानकारी दी है इसके बारे में। जो सकंड गांव है वहां से एक अभिलेख मान के चले, कुछ इंफॉर्मेशन मिली है किसके बारे में? सुरतीपाल के बारे में। तो ये चीजें हमने देखी सकंड गांव में। और उसके बाद जो अगला शासक आता है, इंपोर्टेंट शासक, वो आता है सोनपाल। सोनपाल। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कनकपाल। कनकपाल। कनकपाल के बाद हमने देखा सुरतीपाल के बारे में। सुरतीपाल। सकंड गांव से अगर पूछा जाए किसकी जानकारी मिलती है, तो सकंड गांव से मिलती है किसकी जानकारी? हमारे सुरतीपाल। अब उसके बाद अब हमने देखा सोनपाल। सोनपाल। अब सोनपाल ने क्या किया कि धीरे धीरे जो राजाओं की प्रवृत्ति होती है कि अपने राज्य को विस्तार करना, ये हमने चंद्रवंश में भी पढ़ा था, कैसे साम्राज्य का विस्तार, कोई भी राजा हो उसकी तो मतलब साम्राज्य विस्तार करना तो उनकी परंपरा होती है। जब तक युद्ध नहीं किया या दूसरे राज्य को अपने में नहीं मिलाया, तो तब तक राजा को राजा माना नहीं जाता है। तो अब इसके बाद जो हमारे थे सोनपाल है, इन्होंने जो चांदपुर, जो हमारा पवार वंश था, पवार वंश की एक शाखा कहाँ खोली? भिलंग घाटी टिहरी में। भिलंग घाटी हो गया हमारा कहाँ? टिहरी में। तो इन्होंने हो सकता है अस्थायी राजधानी टाइप या अस्थायी कार्यालय वहां खोला होगा। तो बोला जाता है कि एक शाखा इन्होंने कहाँ खोली? वहां टिहरी में खोली। और जो ये थे, ये 24वें नंबर के राजा थे। अगर कभी क्रम पूछ दिया, ये इंपॉर्टेंट राजा है, तो 24वें नंबर के राजा थे। अब हम इसमें जो मैप बनाए हैं उसमें हम देखें तो टिहरी पहुंच गया हमारा यहाँ। ये वाला देहरादून हो गया, ये टिहरी है, ये है रुद्रप्रयाग, ये हो गया चमोली हो गया, ये हो गया उत्तरकाशी, और ये हो गया हमारा हरिद्वार, ये हो गया पौड़ी, ये हो गया हमारा उधम सिंह नगर, ये हो गया नैनीताल, ये चंपावत, ये हो गया पिथौरागढ़, और ये हो गया अल्मोड़ा, और ये हो गया बागेश्वर। तो अब यहाँ से हमने देखा किसके बारे में? सोनपाल के बारे में। इसने एक शाखा खोली कहाँ? टिहरी में। तो ये हमारा टिहरी हो गया, और यहाँ है चमोली। तो भाई साहब ने यहाँ से यहाँ थोड़ा संपर्क बढ़ाया, अपने साम्राज्य का बोले तो थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, और टिहरी में जो भिलंग घाटी है वहां एक शाखा खोली। अब इसके बाद एक शासक आता है लखनदेव पाल। तो अब थोड़ा लखनदेव पाल के बारे में हम देखते हैं। लखनदेव पाल। लखनदेव पाल। अब इनके बारे में आता है कि इनको जो है पहला स्वतंत्र राजा बोला गया है। स्वतंत्र राजा, पहला स्वतंत्र राजा, पहला स्वतंत्र
राजा। और स्वतंत्र राजा क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने कुछ कार्य किया होगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे हमने भारती चंद के बारे में पढ़ा था कि भारती चंद जो था उसने डोंडी पर आक्रमण किया, और जो मांडलिक राजा जो वो दूसरे डोंडी के राजा को टैक्स देते थे वो परंपरा बंद की, और जो मांडलिक राजा का टैक्स था वो अपने से हटाया। मांडलिक मतलब जो दूसरे के अधीन कार्य करते थे। तो वैसे भी जो लखन देवपाल थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पहला अपनी एक मुद्रा जारी की। मुद्रा, एक मुद्रा, एक सिक्का मान के हम चले, ये इन्होंने क्या किया? जारी किया। क्योंकि अब मुद्रा जारी कौन करेगा? जितने भी बड़े शासक आए, जैसे हम मुगल वंश में देखा हमने बाबर, अकबर, हुमायूं, तो अकबर ने मुद्रा का प्रचलन किया, हुमायूं ने, फिर हमने हुमायूं में देखा था कि एक बार तो हुमायूं ने तो चमड़े का सिक्का भी चालू किया था। एक कोई था, वो था, उसने उसकी जान बचाई थी, तो एक दिन का राजा बनाया था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और उसको सक्का, शायद निजाम सक्का हो गया, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाए थे, तो वही चलाएगा जो राजा इंपोर्टेंट हो गया। तो इसीलिए इसको पहला स्वतंत्र राजा बोला गया, किसको? लखन देवपाल को। क्यों बोला गया? कि भाई साहब ने अपनी एक मुद्रा चला दी। तो मुद्रा चलाना नॉर्मली बड़ी बात है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? पहला स्वतंत्र राजा इसे बोला गया लखन देवपाल को। और टिहरी संग्रहालय जो है वहां इनकी मुद्रा रखी गई, वहां से प्राप्त हुई। संग्रहालय जो है वहां से क्या हुई? लखन देवपाल की मुद्रा प्राप्त हुई, और इसकी मुद्रा पे इसका नाम लिखा था, लखन देवपाल। ऐसे ऐसे अलग अलग में देवपाल, ऐसे क्या लिखा गया था? लखन देवपाल का नाम लिखा गया था। तो अब हम गढ़वाल के पंवार वंश की हमने बात की। पंवार वंश, तो पंवार वंश में हमने देखा 888 एडी में इसकी स्थापना किसने की? कनकपाल में की थी, जो गुजर प्रदेश, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले एरिया से नॉर्मली आया था। तो अब हमने देखा 888 में स्थापना की। चांदपुर गढ़ का जो राजा था भानु प्रताप, गढ़पति था भानु प्रताप, उसकी बेटी से इसका विवाह हुआ और इसने पंवार वंश की स्थापना की। पंवार वंश की स्थापना के बाद कनकपाल के बाद हमने देखा जो अगला राजा बना वो देखा हमने सुरतीपाल। और सुरतीपाल का सकंड गांव से एक अभिलेख है। सकंड गांव में इसने अपनी जानकारी दी है, कुल मिला के एक अभिलेख मिला है। फिर उसके बाद हमने देखा सोनपाल। तो सोनपाल ने क्या किया? हमने देखा कि एक शाखा कहाँ खोली सोनपाल ने? टिहरी में खोली। ये वाला एरिया हो गया हमारा टिहरी। तो टिहरी में क्या खोली सोनपाल ने? अलग शाखा खोली। ये चीजें हमने देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद हमने देखा लखन देवपाल। लखन देवपाल ने क्या किया? पहला स्वतंत्र राजा इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना एक सिक्का, अपनी एक मुद्रा चलाई, इसलिए इन्हें पहला स्वतंत्र शासक बोला जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जो शासक आता है वो आता है अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय, क्योंकि टोटल थे 60 राजा। तो 60 के 60 राजा हम पढ़ नहीं सकते। 60 के 60 राजाओं ने जो कार्य किए वो इतने है नहीं कि हम उनको पढ़ा जा सके, या कुछ किया नहीं नॉर्मली। तो वही देखे हम, अगर नॉर्मली हमने पहले कनकपाल इंपोर्टेंट राजा है, संस्थापक, फिर सुरतीपाल उतने इंपोर्टेंट नहीं है, पर सकंड गांव 100 से सकंड हो गया, 100 से सुरतीपाल हो गया। तो इससे याद रखना है कि सकंड गांव से जानकारी अभिलेख किसका मिला है? सुरतीपाल का। फिर सोनपाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भिलंग घाटी में अलग शाखा खोली। लखन देवपाल ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक सिक्का जारी किया और पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने नाम का सिक्का जारी किया था। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अनंतपाल द्वितीय की साइड। तो एक रुद्रप्रयाग का धारसिल गांव है। धारसिल गांव से इनका एक शिलालेख मिला है, धारसिल गांव। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अनंतपाल द्वितीय थे इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। कौन? अजयपाल। तो इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अजयपाल इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। और धारसिल गांव जो था रुद्रप्रयाग का, वहां से इनका एक अभिलेख मिला है। अभिलेख या शिलालेख मिला है, शिलालेख ही बोलेंगे हम, तो वो मिला है। तो अब हमने ये देखा, इंपॉर्टेंट क्रम में देखा हमने, लखन देवपाल हो गया, उसके बाद अनंतपाल, क्योंकि ये तो फैक्ट है, ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। इसमें स्टोरी कुछ होगी नहीं भाई, रखना है धारसिल गांव से किसका मिला है? तो अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख मिला है। तो ये सब फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है जगतपाल। जगतपाल, तो जगतपाल ने भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए। इन्होंने क्या किया कि इन्हें फर्स्ट राजा बोला जाता है जिन्होंने अपना क्या किया? अपना एक इन्होंने अभिलेख जारी किया, मतलब एक ताम्रपत्र। अभिलेख एक ताम्रपत्र इन्होंने क्या किया? ताम्रपत्र जारी किया। किसने किया?
जगतपाल ने। तो जगतपाल के बारे में हम इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं कि जगतपाल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, एक ताम्रपत्र जारी किया। ताम्रपत्र मतलब उस तांबे का होता है, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने बोला कि राम, सीता और लक्ष्मण, राम, सीता व लक्ष्मण, बोला कि राम, सीता और लक्ष्मण के मठों के लिए, मठ मतलब मंदिर मान के चले हम, जो मंदिर तो बड़े हो जाते हैं, मठ छोटे टाइप के होते हैं ऐसे। तो क्या बोला इस ताम्रपत्र में, बोला है जो हमारा ताम्रपत्र मिला, फर्स्ट राजा थे जिन्होंने, पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया, ताम्रपत्र जारी किया। तो इसमें क्या लिखा गया कि राम, सीता व लक्ष्मण के मठों के लिए मैं एक जासनी नाम का गांव है, जासनी नाम का गांव है, मैं इसका दान देता हूं, दान देता हूं। तो क्या बोला गया इसमें ताम्रपत्र में कि राम, सीता और लक्ष्मण के मठों के लिए मैं जासनी जो नाम है उसको दान देता हूं। ये किसने बोला, ये बोला जगतपाल ने, जासनी नामक गांव दान में देता हूं। तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ये चीजें जो ताम्रपत्र मिला है, ये देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर जो है हमारे फेमस, क्योंकि राम क्षेत्र बोला कि राम जी ने बोला गया कि देवप्रयाग में क्या की थी, तपस्या की थी, और वहीं राम, सीता और लक्ष्मण बोला कि वनवास के दौरान वो इस एरिया में भी आए थे। तो ये चीज इसलिए बोला गया क्योंकि देवप्रयाग जो रघुनाथ, जैसे हमने वहाँ जो बालेश्वर का मंदिर देखा था, वहां से बहुत अभिलेख मिले थे हमें, तो वैसे ही जो देवप्रयाग वाला एरिया है हमारा, देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, यहाँ से भी कुछ मतलब 2-4 राजाओं ने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। तो इसी क्रम में जो था, जगतपाल ने क्या किया कि एक ताम्रपत्र जारी किया और उसमें बोला कि राम, सीता और लक्ष्मण के मठों के लिए मैं जासनी नामक गांव का दान देता हूँ। अब जगतपाल के बारे में जो चीज है वो हमने देख लिया। अब जगतपाल के बाद इंपॉर्टेंट राजा आता है अजयपाल। अजयपाल, तो अजयपाल का 1490 से 1519 एडी तक इसका शासनकाल माना जाता है अजयपाल का। और अजयपाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही में बोला था कि जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों का एकीकरण किया। 52 गढ़ों को किसने जीता, अजयपाल ने, इसलिए ये गढ़पाल, इनको नाम भी मिला है गढ़पाल। तो बोला जाता है कि गढ़वाल नाम तभी से पड़ा जब से इन्होंने क्या किया, 52 गढ़ों का एकीकरण किया। अब हम पढ़ते हैं अजयपाल के बारे में। तो अब नॉर्मली हम देखें कि अजयपाल के टाइम पे हम शुरू चलो करते हैं कीर्तिचंद से, हम शुरू करते हैं। तो कीर्तिचंद हमने देखा कि कीर्तिचंद ने क्या किया था, 1491 में क्या किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। गढ़वाल आक्रमण, जब हमने देखा कि राज्य विस्तार वो कर रहा था, तो उस समय गढ़वाल का राजा था अजयपाल। अब बोला गया कि एक के साथ नागनाथ सिद्ध थे, इसके साथ नागनाथ सिद्ध, ये हमने चंद्रवंश में पूरा पढ़ा है, ये भी बताया था मैंने। इसके साथ सत्यनाथ भैरव, ये हमने सारा पढ़ लिया, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और जब इनके बीच युद्ध हुआ तो बोला जाता है कि इन दोनों ने क्या किया, इनके बीच संधि की, और जो देघाट वाला एरिया था उसको अपना सीमा का निर्धारण किया, देघाट को सीमा बनाया। ये हमने चंद्रवंश में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं, पहला जो हुआ इसके समय पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ 1491 में। अब हम चलते हैं इसके जो गढ़वाल, जो गढ़ों को, 52 गढ़ों को जीतने वाले, उस पे 52 गढ़ों को जीता। तो अन्य उपाधियां भी थी इनकी, गढ़वाल का बिस्मार्क बोला जाता है, गढ़वाल का अशोक बोला जाता है। किससे, गढ़वाल का शक्तिशाली शासक जो बताया गया है वो अजयपाल को ही बताया गया है। तो गढ़वाल का नेपोलियन हो गया, अगर कुछ गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का अशोक, जो भी उपनाम मिले हैं किसे मिले हैं, अजयपाल को मिले हैं। अजयपाल अनंतपाल द्वितीय का पुत्र था, अनंतपाल द्वितीय, जो हमने इससे पहले पढ़ा। अब ये क्रम पूछा जाए तो ये 37वें नंबर का राजा था, 37वें नंबर का क्या था, राजा था। कौन, अजयपाल। तो अब अजयपाल की हम स्टोरी शुरू करते हैं कि अजयपाल ने काफी कार्य किए। सबसे पहला कार्य अगर हम अजयपाल का देखें तो सबसे फर्स्ट जो कार्य किया अजयपाल ने, 52 गढ़ों का एकीकरण किया। जो हमने देखा कि गढ़वाल में 52 गढ़ थे, उन्हीं में एक चांदपुर गढ़ का गढ़पति जो था वो हमने पहले पढ़ लिया था, भानु प्रताप था, और उसी की बेटी से किसने, कनकपाल ने शादी की थी। तो अजयपाल का अगर फर्स्ट काम कार्य हम देखें तो 52 गढ़ों का एकीकरण किया, 52 गढ़ों का एकीकरण। तो सबसे पहले अजयपाल में देखें, अजयपाल 1490 से 1519 तक शासन, और ये फैक्ट है, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। शासन हो गया,
37वें नंबर का राजा हो गया। ये भी हमें याद करना पड़ेगा। तो अजयपाल के सबसे पहला कार्य हम देखें तो 52 गढ़ों का क्या किया, एकीकरण किया। 52 गढ़ों का एकीकरण किया। और वो युद्ध का हमने देख लिया है कि 1491 में जो युद्ध हुआ कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच दिघाट का सीमा निर्धारण किया, वो हमने देख लिया है। तो 52 गढ़ों का एकीकरण किया। इन 52 गढ़ों में कुछ एक कंडारा गढ़ था, कंडारा गढ़। 52 गढ़ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट गढ़ है उनके गढ़पति थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखते हैं। तो 52 गढ़ों में एक था कंडारा गढ़, और कंडारा गढ़ का जो गढ़पति था वो नरवीर सिंह कंडारी था। कौन था? नरवीर सिंह कंडारी। नरवीर सिंह कंडारी। और नरवीर सिंह कंडारी जो कंडारा गढ़ का गढ़पति था, बोला जाता है जब अजयपाल ने इस गढ़ को अपने में मिलाया तो भाई साहब ने मंदाकिनी नदी में क्या किया, आत्महत्या कर दी। मंदाकिनी नदी में क्या कर दिया, आत्महत्या कर दी। और ये गढ़ था वो था कहाँ, चमोली में। कंडारा गढ़ हो गया चमोली में। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ आता है उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उप्पूगढ़ का जो राजा था वो था कप्पू चौहान। उप्पूगढ़, तो उप्पूगढ़ का जो राजा था वो कौन था, कप्पू चौहान। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि उप्पूगढ़ का जो कप्पू चौहान था बहुत ही वीरवान, मतलब बहुत साहसी और बहुत ही वीरवान था। तो बोला जाता है कि इसे पशुओं में शेर, इसकी जो उपाधियां थी, पशुओं में शेर बोला जाता है, पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़, पक्षियों में गरुड़। ये अपने आप को मानता था, मतलब बहुत ही ये वीरवान जो था। सबसे जो इम्पोर्टेंट गढ़ों में उप्पूगढ़ था। उप्पूगढ़ का जो गढ़पति था कप्पू चौहान, इसे बोला जाता है कि इसको जब इसने मारा, अजयपाल ने मारा इसको, तो बोलते हैं मारने के बाद भी इसका सर नहीं झुका था। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना भी है उप्पूगढ़ के, मतलब कप्पू चौहान के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो सबसे शक्तिशाली अगर खुद बोला जाता है कि अजयपाल ने भी इसको वीर कहा, और इसको मुखाग्नि किसने दी, अजयपाल ने दी। मतलब अंतिम चिता पे इसकी आग किसने लगाई, अजयपाल ने लगाई। बोला जाता है कि बहुत शक्तिशाली था, इसने झुकने से साफ मना कर दिया कि अजयपाल ने बोला कि मेरी दास्ता अधीनता स्वीकार कर ले, तो इसने मना किया। इसने बोला जाता है कि अपनी गर्दन कटवाना इसको इम्पोर्टेंट था, पर झुकना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इसीलिए अब उप्पूगढ़ होता है हमारा टिहरी में। उप्पूगढ़ कहाँ है, टिहरी में। ये वाले हमने देखा कि जो सोनपाल ने टिहरी में भलंग घाटी में एक शाखा खोली, तो अजयपाल भी यहाँ टिहरी की साइड उड़ा। आगे जो करते चमोली में कंडारा गढ़ हो गया, तो धीरे धीरे इसने एकीकरण पूरे गढ़वाल का किया, तो इसीलिए गढ़पति ये कहलाया। तो आगे चलते हैं अजयपाल के बारे में। आगे अजयपाल ने क्या किया वो चीजें हम देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ लिया थी कंडारा गढ़ का जो गढ़पति था नरवीर सिंह कंडारी, इसने जब अजयपाल ने इसको अपने उसमें मिलाया तो इसने आत्महत्या कर दी मंदाकिनी नदी में। फिर उसके बाद हमने देखा उप्पूगढ़ का जो इम्पोर्टेंट राजा था वो था कप्पू चौहान। बनने के बाद भी इसका सर बोला जाता है कि जब इसका सर कटा तो इसका सर झुका नहीं था, सर इसका गर्व से उठा था, मतलब ऊंचा था। अब ये हमने देखा, थोड़ा अजयपाल के निर्माण कार्य देखते हैं। तो अजयपाल के निर्माण कार्य में हम देखें, अजयपाल के निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य में पहले बोला जाता है कि एक देवलगढ़ में एक राजमहल का निर्माण किया, राजमहल का निर्माण किया। और इसने बोला जाता है कि अजयपाल ने जो राजधानी था, राजधानी चेंज की। अब हम इसका थोड़ा पहले थोड़ा राजधानी का देख लेते हैं। पहले थी राजधानी कहाँ थी, चमोली में थी, चांदपुरगढ़ में। चांदपुरगढ़ से ले गया देवलगढ़, और देवलगढ़ से राजधानी गई श्रीनगर। तो अब इसका क्रम हम देखें तो कब कब ये चेंज हुआ उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 1512 में राजधानी कहाँ गई, देवलगढ़ गई, और श्रीनगर गई 1515 या 1517 में। यही दो डेट मिलती है, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है। पर चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ जो गई वो गई 1512 में, ये फिक्स है। और 15 या 17 में कहाँ गई, श्रीनगर। अब हम देखते हैं यहाँ क्रम, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो राजधानी थी वो परिवर्तित हो रही है। तो पहले था चमोली, अब देवलगढ़ कहाँ रह गया, अब देवलगढ़ रह गया पौड़ी में यहाँ, और फिर उसके बाद ले गया श्रीनगर। तो देखा हमने कैसे जो पंवार वंश था वो फैला। पहले हमने सोनपाल देखा, यहाँ से टिहरी ले गया, टिहरी का उप्पूगढ़ जो था वो अजयपाल ने अपने में मिलाया, यहाँ से चमोली टिहरी से ये हो गया चमोली। पहले चांदपुरगढ़ यहाँ था, फिर वहां से पौड़ी में हमने देखा देवलगढ़ 1500
1512 में राजधानी ले गया और 1515 और 17 में कहा ले गया श्रीनगर। तो धीरे धीरे चमोली से फैला टिहरी, टिहरी से रुद्रप्रयाग सकंड गांव वाला जो था, फिर यहाँ से पौड़ी फैल गया है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे जो था पंवार वंश अपनी शाखाओं को फैलाने में लग गया। अब हम देखते हैं इसके जो कार्य हम पढ़ रहे थे, राजधानी का क्रम हमने देख लिया। तो ये राजधानी का क्रम हमने देखा, 1512 में कहा ले गया देवलगढ़ अजयपाल, वहां से ले गया श्रीनगर। तो अब निर्माण कार्य में हम देखें तो सबसे पहले क्या किया कि देवलगढ़ जहां राजधानी ले गया था, एक राजमहल का निर्माण किया। राजमहल का निर्माण किसने किया? अजयपाल ने किया। फिर उसके बाद इनकी जो कुल देवी मानी जाती है राजराजेश्वरी देवी, राजराजेश्वरी देवी। तो देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का मठ का निर्माण किया। मठ या मंदिर हम बोले तो इसका निर्माण, ये कुल देवी है इनकी, राजराजेश्वरी पंवार वंशों की कुल देवी मानी जाती है। जैसे हमारी भी कुल देवी होती है, माँ भगवती होती है, जैसे कि माँ नंदा देवी होती है, तो वही इनकी जो कुल देवी थी वो थी राजराजेश्वरी। तो देवलगढ़ में इन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर की जो स्थापना की और उसके बाद क्या किया कि एक सत्यनाथ भैरव के नाम पे एक गुफा बनाई थी जो इनके साथ था। सत्यनाथ भैरव की जो गुफा बनाई थी उसका क्या किया? जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार किया किसने किया? अजयपाल ने किया। तो अजयपाल के कार्यों में हमने देखा कि 52 गढ़ों का एकीकरण किया, फिर देवलगढ़ राजधानी ले गया 1512 में जो हमने पढ़ा, फिर 1517 में कहा ले गया राजधानी, 15 और 17 में श्रीनगर ले गया। ये हमने अजयपाल के बारे में पढ़ा। फिर 1801 श्रीनगर में एक राजमहल का भी निर्माण किया था बोला जाता है, और 1803 के भूकंप में बोला जाता है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर 1894 में पूरी तरीके से टूट गया था। तो एक राजमहल का निर्माण भी श्रीनगर में किसने किया? अजयपाल ने किया। अब राजा है तो कार्य तो करेंगे, राजधानी का विस्तार करेंगे, राजधानी चेंज करेंगे, साम्राज्य दूसरे जो छोटे मोटे राजा होंगे उनको हरा के अपने में मिलाएंगे, ये तो राजाओं का कार्य होता है। तो वही अजयपाल ने देखिए उस निर्माण कार्य हमने देखे, राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की, सत्यनाथ भैरव का जो गुफा था उसका जीर्णोद्धार किया। हमने बोला कि सत्यनाथ भैरव इनके साथ रहते थे। अब अजयपाल ने कुछ और काम किए, इसने किए कुछ और निर्माण कार्य हम देखे अजयपाल के। तो इसने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति। ये हमने रुद्रचंद में भी पढ़ा था कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की वो की। तो वो जो रुद्रचंद था उसने अजयपाल से ही सीख ली, और अजयपाल से ही सीख लेके उन्होंने क्या किया था, वो ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। रुद्रचंद का वो तो अलग है। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की किसने? अजयपाल ने। बोला कि ये इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं का जो हाथ का जो खाना होगा वो सबसे शुद्ध माना जाएगा। तो आज भी सरोला शेरू ब्राह्मण हम बोलते हैं। जब हमारे गांव में शादी शुदी होती है तो खाना बनाने के लिए अलग लोग आते हैं, धोती होती पहन के वो खाना बनाते हैं, और उस एरिया में बोला जाता है कि जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो नहीं जाते। अभी भी हमारे गांव में जब शादियां होती हैं तो बाहर से जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं, वो खाना बनाते हैं पर्सनली। वो मतलब उनका चावल और उन्हीं के हाथ का बनाएंगे, उन्हीं के हाथ का चावल जो लोग हैं वो सारे खाएं, वो भी बैठ के खाएंगे। उस एरिया में नहीं जाना रहता है, एरिया ही बंद हो जाता है वो गांव में आज भी देखेंगे। तो वही सरोला ब्राह्मण, अगर हम उस प्रथा का लिंक माने कि ये प्रथा शुरू किसने की, सरोला वाली, कि जो सरोलाई ब्राह्मणों के हाथ का खाना शुद्ध होगा, वो शुरू किया था किसने? अजयपाल ने। तो हम उसका क्रेडिट किसको दे सकते हैं? अजयपाल को दे सकते हैं। तो कुछ जो लोग होते हैं, पंडित लोग, ब्राह्मण होते हैं, वो बोलते भी है अपने कि भाई हम सरोला में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कास्टें जो पंडितों में है, ब्राह्मणों में है, वो कुछ सरोला ब्राह्मणों में आती हैं। तो वही सरोला ब्राह्मण का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? अजयपाल ने किया था। तो अब अजयपाल ने के कार्यों में हम देखें तो क्या किया? सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। और एक जो खेतों के बीच में ओड़ा होता है, खेतों के बीच में ओड़ा जो होता है, ओड़ा हम अपने भाषा में हमारे वहां तो ओड़ बोलते हैं, ओड़ा खेतों का विभाजक बिंदु। अब गांव में आधा से ज्यादा हमने देखी है कि 90% जो लड़ाइयां होती हैं वो इसी के कारण होती है। किसके कारण? ओड़ा के कारण। थोड़ा कोई इसका खेत उधर कब्जा देगा, कोई इधर कब्जा देगा, तो वही जो ओड़ा के बीच में, खेतों के बीच में हमने नॉर्मली देखा है कि जो ओड़ा रहता है उसका जो प्रारंभ किया वो किस भाई साहब ने किया? हमारे अजयपाल ने किया। और आज भी गांव में ये झगड़े का कारण बना हुआ है। हम खुद देखते हैं गांव से चमोली। एक पॉइंट था कनकपाल में कि जो कौनपुर गढ़ था, कनकपाल में एक पॉइंट था, कौनपुर गढ़ जो है, कौनपुर गढ़ चमोली में, कहा यहाँ चमोली में कौनपुर गढ़। तो कौनपुर गढ़ का संबंध भी किससे है? कौनपुर गढ़ का तो मैं खुद हूँ, मेरे गांव के ऊपर ही कौनपुर गढ़ है। अगर मैं अपने छत, मतलब घर की छत पे खड़ा हो जाऊं तो कौनपुर गढ़ सीधे मेरे सामने ही दिखता है। तो कौनपुर गढ़ भी बोला जाता है, इसका संबंध भी किससे था? कनकपाल से था। तो मैं थोड़ा यहाँ कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे था।
हाँ, तो सरोला ब्राह्मण हमने देखा कि सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की वो की अजय पाल ने, बोला कि इन्हीं के हाथ का जो भात होगा वो शुद्ध पाना। बाद में हमने देखा कि महिपति शाह एक राजा आई, जब उसने तिब्बत पर आक्रमण किया तो रोटी सूची प्रथा उसने चालू की। बोले कि हाँ भाई, चावल तो नहीं होगा पर रोटी हम किसी और के हाथ की खा सकते हैं, उसको वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम यहाँ थे, खेतों का विभाजक बिंदु ओड़ा का प्रचलन किसने किया? अजय पाल ने। ओड़ा की स्टोरी अब हम सब गाँव के हैं, सबको पता है कि ओड़े की क्या स्टोरी होती है, कैसे वो कार्य करता है, कहाँ बीच में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर सरक गया हो तो कैसे पंगे होते हैं, ये हमें पता है। तो ओड़ा हो गया अजय पाल, और उसके बाद एक पाथा का प्रचलन किया। पाथा पाथा हमें पता है कि ये मापने की, अनाज मापने की गए गाँव में भी अभी भी अगर जब शादी होती है, ब्याह होता है तो बोलते हैं कि कितने पथ चावल लगेगा, तो हमारे वहां तो आज भी ये होता है, किलो में नहीं होता है, बोलते भाई कितने पथ आटा लगेगा, तो बोलेंगे 10 पथ, 20 पथ, 30 पथ, ऐसे कितने हो। तो पथ में जो आटा है वो हम मापन की जो प्रक्रिया है पाथा शेर टाइप का होता है, तो उसका प्रचलन भी किसने किया? अजय पाल भाई साहब ने किया। तो अजय पाल के काफी इंपॉर्टेंट कार्य हमने देखे, काफी कुछ इन्होंने किया। किसने? अजय पाल ने। अजय पाल के बारे में हमने जो चीजें भी पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों की नियुक्ति, फिर एक थोड़ा सा लास्ट में इसकी पद्मासन मुद्रा, श्रीनगर देवलगढ़ में एक चित्र बना गया है पद्मासन मुद्रा में। पद्मासन मुद्रा में एक चित्र बना गया है, किसका? पद्मासन मुद्रा में मूर्ति है अजय पाल, देवलगढ़। कहा? देवलगढ़ पौड़ी में। तो पवार वंश हमने आज शुरू किया, गढ़वाल का पवार वंश। हमने देखा कि चंद वंश का पतन हुआ, चंद वंश हमने कंप्लीट किया, फिर आया पवार वंश गढ़वाल में 1790 तक जो हमने देखा था, इसको ले जाएंगे हम 1803 तक हमारा चलेगा। 1803 में जब गढ़वाल पर आक्रमण होता है और फाइनली 1804 में शायद 14 मई या ऐसा ही कुछ, 14 मई 1804 एक डेट है, इसमें क्या होता है कि गढ़वाल का जो राजा प्रद्युम्न शाह, खुड़बुड़ा का युद्ध इसको बोलते हैं, देहरादून में ये युद्ध हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध। उसमें फाइनली गढ़वाल पे उसके बाद क्या हो जाता है? गोरखों का अधिकार हो जाता है। अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौधरी, वही इंपॉर्टेंट जो 1790 में जिन्होंने किया, तो वही नाम 1803 में भी वो करते हैं। तो 888 से हमने शुरू करना है, 888 से, और 1804 तक हमने क्या पढ़ना है? गढ़वाल का पवार वंश। जैसे हमने 700 से 1790 तक क्या पढ़ा? चंद वंश। तो वैसे ही गढ़वाल का पवार वंश भी चलेगा। अब थोड़ा सा आज हमने क्या पढ़ा वो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो वही हमने देखा कि स्टार्टिंग से देखे, हमने बोला था कि 52 गढ़ों को जीता। 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ का जो गढ़पति था, हमने देखा भानु प्रताप था, उसने क्या किया? कनकपाल से अपनी बेटी का विवाह किया, और जो कनकपाल भाई साहब थे चमोली से, इन्होंने पवार वंश की स्थापना की। तो जो भी चीजें हमने देखी सारा, फिर हमने राजधानी का क्रम देखा, कैसे टिहरी की विलंग घाटी में ले गए सोनपाल। अजयपाल का हमने देखा यहाँ पौड़ी में राजधानी 1512, फिर 1517 में यही श्रीनगर ले गया, ये देवलगढ़ हो गया, और ये श्रीनगर। ये पूरा मैप, एग्जैक्ट मैप है। ये जो मैप मैंने बनाया है, सीमा इसकी सेम सीमा है, मतलब जो इसकी सीमाएं हैं वो कहीं भी गलत नहीं है, भले थोड़ा टेढ़ा बना है पर सीमाएं सारी सेम है। यहाँ अगर हम देखें मैप के हिसाब से, तो यहाँ नेपाल हो गया, नीचे की साइड हो गया यूपी, यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ हो गया तिब्बत। तो मैप ये एग्जैक्ट है। तो यही मैप के साथ जो थोड़ा देख लेगा तो याद रहेगा। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। अजय पाल का थोड़ा जो पॉइंट छूटे हुए उन पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।